नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं स्वप्निल। जी हाँ सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी साथियों को स्वप्निल का नमस्कार और आरती आपको भी हमारा नमस्कार। स्वप्निल आपको भी ढेर सारा मेरा नमस्कार, प्यार भरा, जिसमें ढेर सारा प्यार भरा हो, जो आपने मुझे आज मुंह मीठा कराया। मेरा प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो एक मिठास सी भर गई। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप बहुत प्यारी लग रही है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि बहुत प्यारी लग रही है, सच में बहुत सुंदर। तो ये आपकी पसंद का जो रंग है इसलिए ये बात सही कही है। खैर चलिए हम अब शुरुआत करते हैं और एक बार बता देते हैं ना अपने साथियों को, सुनने वालों को, कि हमारे आज के विषय क्या है। तो आज हम दिन विशेष में संविधान दिवस की बात करेंगे। हाँ, और हम आज बात करने वाले हैं जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत तुंगतुरी प्रकाशम जी के बारे में। और क्या बात साथ ही साथ व्यंजन की बात करेंगे। तो क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो सर्दियों में हरा भरा बहुत कुछ आता है ना बाजारों में, घर में हम अपनी बागवानी में भी उगाते हैं, तो उनसे कुछ ऐसा बनाएंगे जो झटपट भी बने और मजेदार और अच्छा भी हो और हेल्दी भी रहेगा, स्वास्थ्यवर्धक सबसे ज्यादा। तभी आपने हरे भरे की बात कही थी। जी हाँ बिल्कुल। और सिर्फ संविधान दिवस ही नहीं, आज बहुत सारे दिवस हैं। हाँ, यही हम सोच रहे थे कि से भरा हुआ दिन है आज नजर डालेंगी। आज बहुत सारे दिवस हैं, तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि सबके बारे में पूरी एकदम विस्तार से चर्चा करनी संभव नहीं है, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी बातें सबके बारे में करेंगे। चीजों के बारे में एक बार नजर जरूर डालेंगे। और साथ ही साथ चूंकि बातों में बात रह जाती है, तो बातों को बात रहने दें, इस पर भी हम बात जरूर करेंगे। बिल्कुल, इस पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बात को बात नहीं रहने दिया जाए ना, तो बात बहुत ज्यादा बढ़कर बात का कुछ और ही बन जाता है। हाँ, और ये जो गोल मोल सी बातें आप हमसे कर रही हैं, इनको जरा सुलझा के हमें बताइएगा कि आखिर बात है क्या। लेकिन उससे पहले क्यों ना अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवा दिया जाए। बिल्कुल। मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। बनी है यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। बजेगी तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है।
तेरी सूरत प्यारी, अरे जो भी देखे सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बोले बोले। तो इतने खूबसूरत से गीत के बाद अब चलिए अपने विषय पर आते हैं। और आप सबसे पहले क्या बात बता रही थी आरती उस समय हमें? आज हम बात करेंगे सबसे जरूरी दिवस की, यानी कि संविधान दिवस की, जी, जिसकी वजह से हमारा देश एक लोकतंत्र देश कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और पता है आरती, हमारे देश में हर साल 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान अपनाया था, जो 26 जनवरी सन 1950 से लागू हुआ था। बिल्कुल। और इसी विषय पे हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि भारत का संविधान साल 1949 के दिन, आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर के दिन बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उनकी 125वीं जयंती पर साल 2015 में पहली बार संविधान दिवस पूरे भारत में मनाया गया था। तब से ये दिन विशेष हर साल इसी दिन मनाया जाता है। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। बाद में 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को अमल में लाया गया, यानी लागू किया गया था। उस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल उसे मनाया जाता है। बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि संविधान दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत के संविधान के महत्व को लोगों को समझाया जा सके, संविधान के मूल्यों और आदेशों को प्रचारित करना और संविधान के निर्माण में योगदान देने वालों को सम्मानित करना इस दिन की एक विशेष महत्व की बात है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना कि नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता और आदर की भावना जरूर बढ़े। बिल्कुल। ये तो हमारा संविधान ही इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को चलाने के लिए एक जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो फिर वहां पे अराजकता फैल जाती है। नियम रहे, कानून के हिसाब से जब चलता है तो वो देश सच में प्रजातंत्र। बिल्कुल। और साथ ही साथ लोगों में समता की भावना भी रहे, किसी को कम ज्यादा की ऐसी वाली बातें नहीं आए, सबको बराबरी का अधिकार मिले, बराबरी का दर्जा देने के लिए संविधान बनाया गया था। साथ ही साथ हम आरती बात कर रहे थे ना कि कई सारे और भी दिन हैं, तो हमारे साथियों ने भी बताई हैं बहुत सारी बातें। तो हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि विश्व जैतून दिवस आज हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा जो है यूनेस्को ने 2019 में की थी। और इस दिन का उद्देश्य जैतून के पेड़ के सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व को उजागर करना है। बिल्कुल। हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि जैतून का पेड़ शांति, लचीलेपन और समझौते का प्रतीक है। ये हजारों वर्षों से भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में संस्कृति और सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है। ये टिकाऊ कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके फल और तेल विभिन्न प्रकार के उपयोगों को काम में आते हैं। और जो विश्व जैतून वृक्ष दिवस है वो ये बताई दिया कि 2019 में यूनेस्को महासम्मेलन के 40वें सत्र में घोषित किया गया था और ये हर साल ये 26 नवंबर को यानी कि आज के दिन मनाया जा ही रहा है। तो ऐसा भी इसलिए भी कहते हैं कि उन देशों के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि उन देशों के लिए क्या बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेड़ हर देश के लिए महत्वपूर्ण है, पूरी दुनिया के लिए। तो सोचो अब हम लोग खाने में, लगाने में, सब तरह से पूरी दुनिया में सब इस्तेमाल ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह से इसको हम पर्यावरण से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो आज पर्यावरण का संरक्षण दिवस भी है ना। तो उसके बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूक होने और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के संबंध में मनाया जाता है। ये दिवस प्रतिवर्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ, और साथ ही साथ विश्व सतत परिवहन दिवस भी है आज, और जो कि हर साल आज ही के दिन यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है,
को UNGA यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, लोगों के सामाजिक कल्याण में सुधार लाने और देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनाया था। और इससे क्या होगा कि सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी जा सकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वप्निल, एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि विश्व सतत परिवहन दिवस हमें याद दिलाता है कि बेहतर भविष्य का मार्ग स्वच्छ और हरित परिवहन प्रणालियों पर निर्भर करता है। परिवहन विश्व की संचार प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोगों और वस्तुओं को विभिन्न देशों और विश्व भर में पहुंचाता है, रोजगार का सृजन करता है और समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो आज सभी इतने सारे दिवस हैं, सभी हमें एक सोचने पे, एक जागरूकता फैलाने के लिए हमें याद दिलाने का करते हैं कि बिंदु बनते हैं। बिल्कुल, ताकि हम अपने जो आम जनजीवन है उसमें जो भागदौड़ वाली जिंदगी हम सबकी हो गई है तो उसमें भूल जाते हैं कई बार कुछ जरूरी बातें, या याद भी रहती हैं तो उसमें हम अमल नहीं ला पाते। तो इसलिए जरूरी है, इन दिवसों का यही महत्व है, यही उद्देश्य है कि कम से कम उस दिन उन चीजों को समझें, जानें और अपनी जागरूकता के साथ साथ लोगों को भी जागरूक बनाएं। हमारा ये कर्तव्य है। बिल्कुल। और इसी तरीके से जब अगर हम जागरूक बनेंगे तो हम अपने सामने अगर कोई पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है या इस तरह से कर रहा है तो हम उनको बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि भाई कितनी जरूरी है इस समय। आप देखिए कई शहरों में इस समय सांस लेना भी, प्रदूषण कितना मुश्किल हुआ पड़ा है, एकदम गैस चैम्बर में जैसे रह रहा हूँ इस तरीके से हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से हो रहा है। खिलवाड़ हम प्रकृति से करेंगे। बिल्कुल। और उतनी तेजी से पेड़ लग नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है कि ये चीजें, ये दिन, ये बिंदु इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं ताकि कम से कम उस दिन पर हम अपनी समझ में ये चीजें लाएं और अपने आने वाली जो जनरेशन है, जो लोग हैं, उन्हें भी ये गंभीरता से समझा सकें। बल्कि बच्चे ज्यादा समझदार हो गए बात को लेकर और वो खुद छोटी छोटी पेड़ लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें ये चीज करनी है, वो लोगों को जागरूक करने में लगे हैं इसमें। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। आज के दिन विशेष सेमिनार होते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, अलग अलग तरीके के वाद विवाद और संगोष्ठियां भी की जाती हैं ताकि बच्चों को शुरुआत से ही इन चीजों का महत्व समझाया जा सके। और हम यही कहेंगे कि हर व्यक्ति का अपने स्तर पर जागरूक होना और कर्तव्य निभाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक गीत सुन लेते हैं, ये भी हमारा कर्तव्य है गीत सुनाना। बिल्कुल। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का। हो नजराना रहेंगे जो रूठे रूठे, रहेंगे जो रूठे रूठे, झूठे मूठे करके नखरे, तो हम बोलेंगे नहीं यूं आपसे। अरे देखो अपना रोको टोको ना हंसी को जो आने वाली है होठों पे चुपचाप से। मुस्कुराना आया है तोहफा दिलदार का। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना
न घबराना, टल गया समा इंतजार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना जो बस तेरे दीदार का, नजराना भेजा किसी ने प्यार का। भेजा किसी ने प्यार का, नजराना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और नजराना प्यार का नजराना प्यार का हमने आपको भेजा और बहुत सारी बातें आप सब हमारे साथ साझा कर रहे हैं अपने संदेशों में। तो चलिए अब आरती किस बारे में बात करनी थी हमको? अब हम ले लेते हैं जरा याद करो कुर्बानी वाला अपना सेगमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल। जिसमें आज हम बताने जा रहे हैं तुंगतुरी प्रकाशम जी के बारे में। तो स्वप्निल, तुंगतुरी प्रकाशम पंतुलू का जन्म हुआ था 23 अगस्त 1872 को मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसको कि अब प्रकाशम जिला है जो आंध्र प्रदेश में, उसको और वहाँ पे ओंगोल से 26 किलोमीटर दूर विनोदार निपेलम गांव में सुबम्मा और गोपाल कृष्णैया के तेलुगु नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था उनका जन्म। बिल्कुल। और ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं ना आरती, जिनके बारे में हम ज्यादातर नहीं जानते। कभी कभार ऐसे ही पढ़ने सुनने में आता है, लिखने में आता है, तब ऐसे जानकारी पता चलती है। ऐसे ही जब प्रकाशम मात्र 11 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था और परिवार का जो भार था वो उनकी माँ के कंधों पर आ गया था। उनकी माँ सुबम्मा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ओंगोल चली गई और उन्होंने वहां पर एक छोटा सा बोर्डिंग और लॉजिंग होम जो है वो चलाना शुरू कर दिया था। और प्रकाशम स्वयं अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए ओंगोल के अमीर लोगों के घरों में काम करते थे। प्रकाशम की अच्छी कदकाठी के कारण वो रंगमंच में भी सक्रिय रूप से भाग लेते थे और उन्हें खेलों का भी बहुत ज्यादा शौक था। हालांकि नाटकों और खेलों में उनकी रुचि के कारण प्रकाशम की शिक्षा में बाधा आई और वो केवल 10वीं कक्षा तक ही जा पाए। हाँ, क्योंकि खेलों में इतनी ज्यादा रुचि थी ना, इस वजह से उनका पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान भटक जाता था। प्रकाशम के शिक्षक इमानी हनुमंत राव नायडू ने उन्हें प्री मैट्रिक में दाखिला दिलाया और उनकी जो शिक्षा का खर्च था वो भी उन्होंने ही उठाया। और जब हनुमंत राव राजमुंदरी गए तो वो प्रकाशम को अपने साथ लेके गए थे। वो उस समय पर एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था और हनुमंत राव ने प्रकाशम को कला पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाया और बाद में उन्हें कानूनी पढ़ाई करने के लिए चेन्नई भेज दिया था। बिल्कुल। और प्रकाशम जल्द ही एक सफल वकील भी बन गए और 35 साल की उम्र में राजमुंदरी नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए। प्रकाशम 1904 में बैरिस्टर बनने की चाह में लंदन चले गए। कानून की उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद 1907 में भारत लौट कर आए और मद्रास उच्च न्यायालय में अपनी वकालत को उन्होंने शुरुआत करी। देखिए, जिन्हें पढ़ने का मन नहीं हुआ करता था उन्होंने कितनी ऊंची डिग्री प्राप्त करी बाद में। सही बात है। प्रकाशम ने अपने समय में अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का सक्रिय रूप से समर्थन किया था। वकालत शुरू करने के बाद वे एक सक्रिय नेता थे। किसी भी अशांति या दंगे के समय घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने वालों में से ये एक हुआ करते थे हमेशा। प्रकाशम ने अपनी वकालत की प्रैक्टिस इसी स्वतंत्रता संग्राम की वजह से छोड़ दी थी और जितना भी उन्होंने अपनी संपत्ति या धन अर्जित किया था अपनी वकालत से, वो सारा का सारा राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया था। बिल्कुल। और वो तेलुगु, अंग्रेजी और तमिल में स्वराज पत्रिका के संपादक बन गए। प्रकाशम की प्रसिद्धि 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में चेन्नई के पेरिस कॉर्नर में हुई घटना से बढ़ी। प्रकाशम मद्रास उच्च न्यायालय में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। साइमन वापस जाओ के नारे हवा में गूंज रहे थे। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन पर गोलियां चला दी। इस गोलाबारी में इतना एक दुखद घटना हुई कि उसमें एक युवक पार्थ सारथी मारा गया और पुलिस ने चेतावनी दी कि जो कोई भी शव उठाने आएगा उसे गोली मार दी जाएगी। तभी प्रकाशम ने साहसपूर्वक पार्थ सारथी का शव लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया, जबकि भीड़ में हर कोई डर रहा था। बिल्कुल। और जैसे ही पुलिस ने उन पर बंदूकें तानी, प्रकाशम अपना सीना तान कर खड़े हो गए और पुलिस से चिल्लाते हुए कहने लगे, कायरों, अगर हिम्मत है तो गोली मार दो। प्रकाशम के इस खुले विरोध ने उन्हें एक प्रकार से नायक बना दिया और इसके बाद उन्हें आंध्र केसरी की उपाधि दी गई।
आरती प्रकाशम जो थे ना, वो दक्षिण के उन प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने 1941 में ब्रिटिश युद्ध की तैयारियों के खिलाफ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण प्रकाशम को 3 साल के लिए गिरफ्तार भी कर लिया गया था और 1945 में रिहा होने पर उन्होंने पूरे दक्षिण का दौरा किया और लोगों को स्वतंत्रता का महत्व समझाया। बिल्कुल। और 1952 में प्रकाशम ने एक नई पार्टी प्रजा पार्टी की स्थापना की। उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि जब 1953 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो प्रकाशम पहले मुख्यमंत्री बने। प्रकाशम के कार्यकाल के दौरान तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। और ये विश्वविद्यालय भारत में स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय था। बहुत अच्छा सा यहाँ पर शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम बढ़ाया गया और इससे वहाँ के जो बच्चे थे उनको दूर जाने की जगह उनके पास में एक शिक्षा का जो था साधन उपलब्ध हुआ था। इसके साथ ही साथ 20 मई 1957 को हैदराबाद में प्रकाशम का इन सब बातों के बाद निधन हो गया और आंध्र प्रदेश में गठित ओंगोल जिले का नाम प्रकाशम के नाम पर रखा गया, जो धरती के एक महान सपूत के प्रति एक प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि है। सरकार द्वारा उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है और हम सभी अपनी तरफ से इन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के साथ साथ आज के जो हमारे स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे हैं उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज, कहीं बेख्याल हो कर यूं ही छू लिया किसी ने। सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे, जहाँ चलेगा मेरा साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया। स्वप्निल, अभी एक प्यारा सा गीत सुनवा ले तो। अच्छा, हमने सोचा अंतराल के बाद हम बातें करेंगे। नहीं, पहले गीत सुनते हैं। बात रहने दो। अच्छा चलो, पहले गाना ही सुन लेते हैं। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, देख हमको के बनाया है इन्हीं दिल का करार। कैसे अंगारों को सीने से लगाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। सीख ले रस्म वफा हुस्न भी दीवानों से, सीख ले रस्म वफा हुस्न भी दीवानों से। दास्तां अपनी भरी है
इन्हीं अफसानों से रख दिया सर को जहां फिर न उठाया हमने। तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चिराग। तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। हाँ, तो हम इस गीत से पहले बात कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो प्रकाशम जी की। तो हमारे कई सारे साथियों ने भी बहुत सी बातें उनके बारे में लिखकर भेजी हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आंदोलनों में भाग लेने के कारण उन्हें काफ़ी सारी जेल की सजाएं मिली। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में आयोजित प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा की गई गोलाबारी में जो, जैसे हमने अभी बताया कि अपने एक मृत साथी को निकालने के लिए उन्होंने बहुत हिम्मत का काम किया था। तो ये भी बता रहे हैं कि उन्हें आंध्र केसरी के नाम से प्रसिद्धि मिली। और जो 1937 में जब देश में पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल स्थापित हुए तो टी प्रकाशम सी राजगोपालाचारी के मंत्रिमंडल में राजस्व मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए थे। और इसके साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अप्रैल 1946 में वो संयुक्त मद्रास प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और इन्होंने इस दौरान काफी सारे समाज सुधार के काम किए और आर्थिक उन्नति की कई योजनाएं शुरुआत उन्होंने की थी। बिल्कुल। और जिस तरह से वही चीजें उन्होंने भी लिखी हैं कि वो जिस तरह से आंध्र केसरी उनको कहा जाता था और किस तरह से वो मुख्यमंत्री बने थे, उनका जो संघर्ष था पूरा, उसी के बारे में बताया हमारे साथियों ने भी। हाँ, तो ये सही मायनों में एक प्रेरणा स्रोत रहे हमारे हमेशा। और हमारे साथी भी लिखकर अपने संदेशों में उनकी बातें साझा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये चीजें हमेशा याद की जाती रहती हैं। कभी देश पर कुर्बान होने वाले लोगों की कुर्बानियां कभी खाली नहीं जाती आरती। बिल्कुल। और एक बड़ा प्यारा सा, जो हम अभी प्रकृति की बात कर रहे थे, तो एक बड़ा प्यारा सा एक कमेंट किसी ने लिखा है, तो एक श्रोता ने, तो मैं पढ़ लेती हूँ। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति के सौंदर्य को समझने के पूर्व हमें उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। जब देखते हैं ना तो आंखों के जरिए हम उसको महसूस कर पाते हैं, है ना। उसको जब हम देखते हैं तो उसको महसूस करते हैं और उसके बाद उसके प्रति हमारा जो एक अफेक्शन होता है वो आता है ना। तो प्रकृति की तरफ ध्यान न देने की अपेक्षा उसे देखना सहज है ना। और जिस वस्तु की ओर मनुष्य देखे उसके रहस्य को जान लेना मनुष्य का स्वभाव ही होता है। तो इस तरीके से हम प्रकृति से और ज्यादा लगाव कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बातें हम आगे जारी रखेंगे आरती, लेकिन उससे पहले ये अंतराल। तो इस अंतराल के बाद हम सखी सहेली में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जो कि बात करने जा रहे थे ना हम लोग आरती, अब बातों की बात करेंगे, बात को बात रहने दो। तुम ऐसा क्यों कह रही थी हमसे? एक घुट पानी तो पी लेने देती पहले। मैं पानी पी रही थी इसलिए मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रही थी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अभी हम बातों में आगे चलने वाले हैं, बातों की जो डोर पकड़ के हम चलने वाले हैं ना, तो बहुत दूर तक जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं ना। हाँ, पर पता है हमें तुम्हारे साथ शरारत करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे मालूम था, जैसे ही मैंने पानी पीने के लिए किया वैसे ही तुमने बात शुरू कर दी। ठीक है, अब तुम्हारी बात पे हम गाना सुनवा रहे हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे ना। बिल्कुल। देखो झुकी गई रे, जादू
ने। तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। ये तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। नौजवान तुम भी हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई है। रात नौजवान तुम भी हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई। कली देखो झुके गए रे, जादू किया मेरे प्यार ने। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। स्वप्निल बातों के ऊपर आ जाते हैं तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, बात को बात रहने दें का मतलब है कि किसी बात को आगे ना बढ़ाएं या बातों बातों में किसी को ठेस ना पहुंचाएं। ये एक मुहावरा है जो हमें रिश्तों में शांति बनाए रखने और छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना देने की सलाह देता है। इसका मतलब है कि गुस्से, गलतफहमियों या तनाव को बढ़ने देने की बजाय उन्हें वहीं खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आरती। और पता है, बातों को बात रहने दें, उसको बतंगड़ ना बनाए। ऐसे बहुत सारे हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं। बात को बात रहने दें, गलतफहमियां रिश्तों को खराब कर सकती हैं। दूसरों के विचारों और भावनाओं को सम्मान करें और उनका महत्व समझें। गुस्से में आप किसी से ऐसी बातें ना कहें जिन्हें बाद में आपको या दूसरों को दुख हो। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें। रिश्तों को संभालने के लिए बातों को वहीं खत्म कर देना बेहतर होता है। बहुत सही कहा है। और एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि बात को बात रहने दें, इस बात पर उन्हें फिल्म खामोशी का एक गीत याद आ गया है। कहते हैं कि हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, प्यार को प्यार ही रहने दो और कोई नाम ना दो। इसलिए बात को बात ही रहने दो, कोई बतंगड़ ना बनाओ जिससे किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचे। बिल्कुल। और ये बात
का जो मुद्दा आज हम लोगों ने जो विषय लिया है वो इस बारे में भी तो लिया था ना आरती की, मतलब जैसे बहुत ज्यादा बात करने पर भी कभी कभी बात बिगड़ जाती है ना, बिगड़ जाती है और बहुत बुरी तरीके से। किस तरह बिगड़ जाती है, मतलब होता क्या हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, या जैसे किसी बहुत ही विशेष व्यक्ति से या जिससे हम बहुत खुले होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बातें तो आरती उसी से हम करते हैं ना जो बहुत ज्यादा हमारे करीब होता है, और बात करते रहेंगे, कभी किसी भी विषय पर बात शुरू हुई और वो पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। सही बात है। और दूसरी चीज ये भी है ना कि जब हम जब ज्यादा बोलने लगते हैं ना कि तो लोगों के एक मन में एक इमेज सी बन जाती है कि अरे भैया ये बंदा बहुत बोलता है या भैया बहुत बोलती है, तो थोड़ा सा लोगों को लगता है कि हमारा बहुत सारा समय भी चला जा रहा है इस बीच में, तो वो थोड़ा सा बचने की कोशिश करने लगते हैं कि अरे भैया ये बंदा आ रहा है, ये आ रहा है, थोड़ा सा अब निकल लो, कहीं ऐसा ना पकड़ लेंगे तो 1 घंटे की छुट्टी होता है ना, ऐसा वही चीज, तो ऐसे में लोग बचने भी लगते हैं, तो मतलब वही कहते हैं ना आती किसी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो बहुत बोलने वाला व्यक्ति हो चाहे बहुत चुप रहने वाला, दोनों में सामंजस्य बिठाना है। या तो अब कभी कभी क्या होता है जब ज्यादा बोलते बोलते क्या होता है बात खराब हो गई, तो फिर उस समय लगता है हाय क्यों बोला मुंह से निकल गई, ओ अब हम नहीं बोलेंगे ऐसा। वही ना, जो मुंह से निकल गई बात ना, तीर कमान जिस तरह से वो निकल गई तो वापस नहीं आ सकती, बिल्कुल पहुंच के किसी दूसरे के कान में, और वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको अपने पास रखता है या कैसे उससे पहुंचा देता है। ये भी बात बहुत जरूरी, तीसरे तक पहुंचा देता है। और उसके बाद होता है फिर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद। ये तो मतलब अगर आपने किसी के बारे में कोई बात कह दी कि भाई वो बहुत बोलता है, इस तरह से भी आपने कह दिया थोड़ा सा, तो भी उस सामने वाले ने अगर वो उनसे कह दी बात कि वो आपके बारे में ऐसे बोल रहे थे, तो फिर वो कहेंगे कि बताओ हमारे बारे में ऐसे बोल रहे, तो वो खटास पड़ जाती है रिश्तों में। बिल्कुल। और बातों में तो देखो कैसे बात बिगड़ती है, ये हमारा अगला गाना बताएगा। बिल्कुल चला। क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों 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 मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी। मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा। घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है, वो गुस्सा जब भी कर
बन जाती है अंगारा। मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे पाप का देखो जरा सा कैसे अब भाई उनके खेत को चर गई होगी इसीलिए। हाँ, और क्या पता बात बात में बहस ही हो गई हो। हाँ बिल्कुल। और एक श्रोता है जो हमारे लिखते हैं कि मेरी बात मानो, अब ये बात रहने दो, मत कहो बार बार, अब ये बात रहने दो, जिसके होने से होती है अक्सर गलतफहमी, मेरी बात मानो, वो बात रहने दो, मैं चुप तो हूं कब से, चलो तुम भी चुप रहो, जाने दो, वो बात रहने दो, मैं हार गया हूं तुमसे, तुम जीत गई, अब तो ये तकरार रहने दो, क्या मालूम फिर कब मन बदल जाए, चुप्पी फिर बहस में बदल जाए, इससे अच्छा है खत्म कर दो इस मुद्दे को, चलो अब वो बात रहने दो। चलो क्या रहने देते बात हैं। है, बिल्कुल रहने कैसे दें, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। बात बात बहुत में अच्छी तरीके से लिखा है ना। हाँ, वैसे पता है हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये भी लिखा है, आप दोनों कितनी बातें करते हैं। हाँ, अगर पर उन्होंने मजाक ही किया है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो आप तक अपनी बात पहुंचाएंगे कैसे। सच अब बात में। पहुंचाने के लिए तुम्हें बात करना पड़ेगा ना। और हमें लगता है कि हमको ना ये समझना चाहिए था, यहाँ पर कुछ किसी और को भी बिठाकर रखना चाहिए था, ये गिनता कि हम लोगों ने इतनी बातों में कितनी बार बात बात बोला है। सही बात है। वैसे हमारे एक साथी हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि रिश्तों को बचाएं, छोटी छोटी बातें और मनमुटाव रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है आरती, क्योंकि देखो बात होती है ना कि खींचते हैं, जब हम किसी भी विषय को खींचते हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा बोझिल सा बन जाता है। तो उनका भी अपना कहना सही है, बात बात को रहने दो, समझदारी से, हाँ, नहीं समझदारी से हम कोई बात कहेंगे अपनी ना, बिल्कुल। तो अपनी बात रख भी देंगे सामने वाले के सामने और कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब हम उस चीज को और खींचते हैं, खींचने की तिल कोशिश जिसको करेंगे। कहते हैं तिल का ताड़ बनाना, हमारे एक साथी लिख भी रहे हैं कि बहुत ज्यादा किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा करके या फिर विवाद या समस्या बता करके तिल का ताड़ बनाया जाता है या बाल की खाल कहने का खींची जाती है। तरीका भी होता है सच में हाँ, ना। तो वो चीजें बोझिल बनती हैं और फिर संबंध तो खराब होना निश्चित ही है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि गलतफहमियां रिश्तों को खराब कर सकती हैं, दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें और उनका महत्व समझें, गुस्से में ऐसी बात ना कहें कि जिन्हें बाद में आपको या दूसरों को दुख हो, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दीजिए। रिश्तों को संभालने के लिए बातों को वहीं खत्म कर देना बेहतर है। कि अगर कोई आपसे कोई बात कह भी रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा या वैसा कहा, तो आप पहले खुद पता करिए कि किस संदर्भ में बात कही गई या क्या बात थी, उसके बाद आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो हो सकता है बात बिगड़ जाए, खटास पड़ जाए रिश्तों में। बिल्कुल। और ऐसा होता आरती इसलिए ना क्योंकि हम जैसे मतलब सुनने की जो क्षमता है यदि वो नहीं रख रहे हैं अपने अंदर, तो हमें लगता है नहीं, इसका बात का जवाब हमें तुरंत देना है। ऐसे में क्या होता है, सामने वाले का जो जिस भी संबंध में वो कह रहा है कुछ भी अपनी बात, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए हैं। बिल्कुल। क्या है, किसी और चीज के बारे में रहा है और हमने समझा उसको किसी और चीज के संबंध में, तो ऐसे में तो निश्चित है बात बिगड़ेगी और फिर वहां पर खटास भी आएगी और व्यक्ति का पक्ष भी हम जब समझने की कोशिश नहीं करते तो दिक्कत आती है। क्योंकि ना एक इंसान जब आमने सामने हमसे बात कर रहा होता है ना, उसके बोलने का संदर्भ क्या है, वो किस लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन जब वही बात कोई दूसरा या तीसरा इंसान हमें बताता है तो वो थोड़ा अपने तरीके से बताता है। तो इस बात को भी समझना चाहिए कि हमें खुद उस चीज के ऊपर अपना निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, समझेंगे समझाएंगे, लेकिन ये वाला गाना सुनने के बाद तो मानोगी नहीं। देखो बात को बात रहने दो। बिल्कुल रहने देते हैं। सनम जिंदगी का बहाना। कश्ती आ लगी साहिल पर,
सुनती है ये हंसी अफसाना। देखते हैं तारे बस गया वीराना। चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। तूने पल में अचानक कोई पंछी बोला। चांद कर सपने से दिल किसी का डोला। रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। बिल्कुल, बहाना तो मिल गया उन्हें जिंदगी का, पर हम कोई बहाना नहीं बना रहे। और बात की बात कर रहे थे, पर होता क्या है, हमारे एक साथी लिखकर भेज रही हैं कि काठ को जितना छीलिए तो चिकना होता है और बात को जितना छीलिए तो रुखड़ा होता है। अरे वाह, सही कह रही है ना वैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वैसे भी किसी भी बात को अपने को इतना ज्यादा भी नहीं खींच देना चाहिए ना कि वो रबड़ बैंड इतना खींच जाए, क्योंकि जब रबड़ बैंड खींचता है ना तो फिर अपने को ही चोट पहुंचाता है जब वो टूटता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि किसी छोटी या महत्वहीन बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना या उसे बहुत अधिक महत्व देना नहीं चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी सामान्य सी घटना या टिप्पणी को अनावश्यक रूप से बड़ा मुद्दा, विवाद या झगड़े का कारण बना देता है तो हम उसे कहते हैं तिल का ताड़ बना देना, है ना। छोटी बातों को शांति से सुलझाया जाए और उन्हें बेवजह तूल ना दिया जाए। बहुधा परिवार, दोस्त, रिश्तेदार में लोग आप किस मकसद से कुछ बोल रहे हो उस पर ध्यान नहीं देंगे, पर आपकी बात को पकड़ लेंगे और क्लेश और मनमुटाव बढ़ाएंगे। कहने का मतलब है बस इतना ही है कि इस भागदौड़ तनाव भरी जिंदगी में बात को बात ही रहने दिया जाए, उसे और कुछ न बनाया जाए। बिल्कुल, और कुछ ना कैसे ना बनाए। व्यंजन इतने सारे हमारे साथियों ने लिख के भेजे हैं। व्यंजन, अरे व्यंजन तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमारे एक साथी ने लिख के भेजा हरी मूंग का ढोकला। वाह। तो जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और ये मूंग ऐसी दाल होती है जो पेट के लिए बहुत हल्की होती है, नहीं आरती? हाँ। तो आओ बात करते हैं, इस बात नहीं करेंगे, मतलब अब सिर्फ बनाएंगे, बनाते हैं, रेसिपी तो हरी बताते मूंग का हैं। ढोकला बनाने के लिए 1 कप हरी मूंग 5 से 6 घंटे तक भीगी हुई, 1 टेबल स्पून सूजी लेंगे, छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लेंगे करीबन 1 इंच, 4 हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून दही खट्टी वाली, 1 सैशे इनो फ्रूट साल्ट इन्होंने बोला है, और 1 टीस्पून नमक, 1 कप धनिया पत्ती, 1 टीस्पून सफेद तिल गार्निशिंग के लिए। ठीक है। और हरी मूंग को धुले हुए मतलब भीग जाए जब तो उसे धुल करके अलग रख लेना है, और इसे जब फूलने के बाद पानी हटा करके मिक्सर में महीन पीस लेना है। और पीसते समय अदरक और हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे साथ में ताकि वो पिस जाएं उसी के साथ में। तो मतलब आप इस तरह से रेसिपी बता रहे हैं। हाँ, और उसके साथ ही साथ अब थोड़ा सा दही और धनिया पत्ती डालेंगे। इसका पेस्ट जब बन जाएगा तो हरी मूंग के पेस्ट को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे, उसमें थोड़ी सी सूजी डाल देंगे। अब उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तैयार बैटर को आधे घंटे रेस्ट के लिए रख देंगे जिससे कि सूजी फूल जाए। ढोकला जिस बर्तन में बनाना है उसे ग्रीस करके घी से उसमें स्टीमर में पानी डालेंगे और उसे गर्म करने के लिए रखेंगे। इतनी देर में सूजी फूल जाती है और उसमें आप थोड़ा सा पानी डालें और उसे अच्छे से मिक्स करके इसमें नमक और फ्रूट साल्ट डाल करके अच्छे से एक बार और मिक्स करें और तैयार ढोकले के मिश्रण को ग्रीस किए हुए बर्तन में पलट देंगे। अब इसे स्टीम होने के लिए स्टीमर में डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा सांभर मसाला छिड़क देंगे। स्टीम होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद चाकू या वो जो आजकल टूथपिक वगैरह आते हैं वो डाल करके एक बार चेक कर लेंगे कि ढोकला तैयार है कि नहीं। ये क्लीन निकलता है यानी कि उसमें कुछ चिपकता नहीं है तो इसका मतलब है कि ढोकला हमारा तैयार हो गया। और अब गैस बंद कर देंगे, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे नीचे निकाल करके प्लेट में निकाल लेंगे और स्पंजी और सॉफ्ट बना है ये चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको मनचाहे पीसों में काट लेंगे
और साथ ही साथ इसमें सफेद तिल छिड़क देंगे हल्का सा, और चाहे यदि आप तो हरी चटनी और नींबू का रस इसके ऊपर लगा दें, बहुत तो ये स्वाद में बढ़ा देता है, स्वाद भी और सेहत भी। और एक हमारे श्रोता है जिन्होंने हमें भेजा है मटर की बर्फी। अरे वाह! तो उसके लिए हमें चाहिए हरी मटर 500 ग्राम। ये तो जो चीजें हैं ना, आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है कर सकते हैं, लेकिन एक एवरेज सा एक हम बता देते हैं आपको, उन्होंने श्रोता ने बताया हमें। तो हरी मटर 500 ग्राम, महीन चीनी 500 ग्राम, और खोया या जो यमावा होता है 200 ग्राम, किशमिश, बादाम, खरबूजे के बीज 100 ग्राम, और चांदी का वक्त जो होता है सजावट के लिए, और देसी घी 150 ग्राम। अब सबसे पहले मटर को छीलकर अच्छे से धोकर महीन पीस लीजिए। कढ़ाई गर्म होने पर खोया को हल्का भून लीजिए। गैस बंद करके दूसरी कढ़ाई में घी गर्म होने पर उसमें जब खोया गर्म हो जाए, जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो खोए को हल्का सा भून लीजिए, और फिर गैस बंद करके दूसरी कढ़ाई में घी गर्म होने पर उसमें पिसा हुआ मटर डाल दीजिए, यानी मटर को पीस के डालना है। थोड़ी देर बाद उसमें खोया और चीनी मिलाइए, धीमी आंच पर बराबर चलाते रहें। कढ़ाई में सामग्री चिपकने ना लगे, इसका ध्यान रखें। तब उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। कढ़ाई में सभी ड्राई फ्रूट्स मिलाइए और थाली में घी लगाकर तैयार सामग्री को उस पर फैला दीजिए। ऊपर से आप जो चांदी का वक्त लगाए थे आप उसको लगा दीजिए, और ठंडा होने पर उसे चौकोर या अपने जैसा भी आपको शेप चाहिए उस हिसाब से आप उसकी बर्फी काट सकते हैं और परोस सकते हैं किसी को भी जिसको आप खिलाना चाहें। यानी एक नमकीन भी हम लोगों ने खा लिया, जो कम बोलता हो उसको आप खिलाना चाहें, या बहुत बोलता हो तो उसको मुंह बंद करने के लिए खिलाना। और इसके साथ ही साथ एक गाना और सुन लेते हैं आरती। बिल्कुल। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नाना मेरे पीछे न आना, जा प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं, ये पर्दा हटा दो। सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। एक तो सूरत प्यारी ऊपर से गुस्से की लाली, बचना है दिल आज है कोई बिजली गिरने वाली। ये बिजली गिरी तो तुम्हीं पे गिरेगी, जब प्यार करने वाले तेरी खैर नहीं, अरे ओ हम पे मरने वाले तेरी खैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं, ये पर्दा हटा दो। हाँ, स्वप्निल एक बहुत ही अच्छी सी है जो रेसिपी भेजी है हमारे श्रोता ने, वो है कि स्मूदी बाउल, 1 कप पालक, आधा कप ब्रोकली, आधा कप हरा अंगूर, 1 छोटा हरा संतरा, 1 खीरा, थोड़ा सा पुदीना का पत्ता, थोड़ा सा अदरक, आधा नींबू का रस, 1 केला, 1 एप्पल, 1 दही, 1 कप दही, एक दही कह रही हूँ 1 कप दही, आधा छोटा चम्मच सिंधा नमक, 1 चम्मच चिया सीड्स। मतलब जो सामान है ना, उनको पढ़ के लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज है। हाँ, सभी सामग्री को एक प्लेट में निकाल लीजिए। सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल को अच्छे से धो लीजिए और छोटा छोटा काट लीजिए, और ब्लेंडर में डालकर इसमें नींबू निचोड़ दीजिए। नमक और दही डालिए, चिया सीड्स डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और एक बाउल में निकाल लीजिए। कटे हुए खीरे, अंगूर, संतरा और एप्पल की स्लाइस से गार्निश करें। चाहे तो फ्रिज में ठंडा करके सर्व करें, या ये स्वाद में मजेदार तो है ही, वेट लॉस में भी मददगार है और साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करता है। क्या बात है। और आजकल तो बॉडी को देखो आरती, डिटॉक्स करने की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी फैलता है, और साथ ही साथ जो इन्फेक्शंस हैं, सीजनल जो संक्रामक रोग होते हैं, तो उसमें ये डिटॉक्स जूस और स्मूदीज बहुत काम आते हैं।
सही बात है। तो बहुत ही अच्छी चीज हमने आज हमारे श्रोताओं ने भी भेजी है। बिल्कुल, और इसके साथ ही साथ अब घड़ी की तरफ हमारी नजर जा रही है, तो और इजाजत नहीं दे रहा है। दे तो नहीं रहा है, और वैसे भी जाने का मन नहीं करता, कि लगता है कि ना थोड़ा सा समय और मिल जाता है, थोड़ा सा समय और मिल वैसे भी हम लोग तो बहुत बात करते हैं ना। थोड़ी सी और बात कर लेते किसी विषय के ऊपर। पर अब समय चूंकि नहीं है, तो हम अपने सभी सुनने वालों से, श्रोताओं से, साथियों से इजाजत चाहेंगे। बिल्कुल, आरती श्रीवास्तव और स्वप्निल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।